अब हम कुछ कंसेप्ट्स अपने फिर से देखेंगे, कुछ उसमें से ही, कि हमने जब रेस्पिरेशन पढ़ा है तो दो चीज़ें हम पहले उसमें क्लियर कर लें, फिर हम जाके अपने और उसको हॉर्मोन्स के सिक्रीशन को उसमें से रिलेट कर पाएंगे। तो दो तरीके का रेस्पिरेशन होता है। जब हम सेल्यूलर लेवल पे बात करते हैं तो दो तरीके का रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एक तो होता है ऑक्सीजन के जब प्रेजेंस में हो रहा है, एक होता है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है। तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस क्यों नहीं है, क्योंकि कई कारण हो सकते हैं उसके। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाले रेस्पिरेशन में क्या है। अब उसमें हमारा जब रेस्पिरेशन हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हम देखेंगे कि उसमें क्या चीज़ें प्रोडक्ट निकल के आ रहे हैं और क्या चीज़ों का यूज़ हो रहा है। ये हमने पढ़ा था कि जब रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन सेल्स में जाती है तो एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। अब जब एटीपी का निर्माण जब हो रहा है, ऑक्सीजन जा रही है सेल्स में, ये रेस्पिरेशन के टाइम पे हो रहा है। वहां पे जब एटीपी का निर्माण होता है तो एक और चीजों की जरूरत पड़ती है, वो है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है हमारे जो शरीर की, हमने जब कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन किया, जब हम पाचन तंत्र देखेंगे तो उसमें देखेंगे जब हम कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर लेते हैं तो हमारा जब वो निकल के आता है प्रोडक्ट, दैट इज ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा सेल के अंदर तो वो प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनर्जी का मतलब यहाँ पे है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी के फॉर्म में, जो माइटोकॉन्ड्रिया में बनाई जाती है। अब दो बातें हमने देख ली, जब ऑक्सीजन है तो हमारा ग्लूकोज भी जब जाएगा तभी वो एटीपी बनेगा। अब ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों ही आवश्यक हैं उस समय। ये हो गया हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसी तरीके से हमारा दूसरा वाला होता है जिसको हम जानना चाहेंगे, और जिसको हमें जानने, मतलब एक वर्ड है जब से हम पढ़ रहे हैं तो हमें उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी हो जानी चाहिए, क्योंकि वो भी शरीर में होता ही है। तो ये तो हमारा हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा मैं जो बात कर रही हूँ वो होता है एनेरोबिक। ये एनेरोबिक रेस्पिरेशन हमारा ऑक्सीजन जब नहीं मिल रही है शरीर को। ये कब किस समय हो रहा है, ऑक्सीजन हमारी जब नहीं मिल रही है, जैसे हम बहुत ज्यादा ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें हमारी सांस जल्दी जल्दी आ रही है। मान लीजिए बहुत तेज हम रनिंग कर रहे हैं या हम कोई वेट उठा रहे हैं जिसमें हम सांस रुक जाती है। जब हम कुछ ऐसे भारी चीज उठाते हैं तो आप महसूस करिएगा, जब भी कोई भारी चीज उठाते हैं तो एकदम से सांस को रोक के उठाते हैं आप, कुंभक सा लग जाता है स्वतः आपका। तो वो जब रेस्पिरेशन वहां पे हो रहा है तो उसको कहेंगे बिना ऑक्सीजन के। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं यूज होती, ये नहीं मिल रही है सेल्स को, फिर भी वहां पे रेस्पिरेशन हो रहा है। अब इस रेस्पिरेशन की वजह से हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, यहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका डिटेल भी हम आगे पढ़ेंगे कि लैक्टिक एसिड जब बन जाता है सेल्स में तो वो किस तरीके से आगे निकलता है। तो इसमें अभी हम ब्रॉडली ये देख लेते हैं, जब ऐसा एनिरोबिक रेस्पिरेशन भी हो रहा है सेल्स में, एक तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, एक बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन रहा है। इसके बाद आपने अधिकतर देखा होगा, जैसे बहुत तेज रनिंग करी या वेट उठाया तो उसके बाद आप हैवी ब्रीदिंग करते हैं, तो शरीर जो ऑक्सीजन की आपूर्ति को पूरा करने की कोशिश करता है। ये इसलिए होता है कि शरीर उस समय की जो ऑक्सीजन उसको नहीं मिली और वो रेस्पिरेशन हो गया, लैक्टिक एसिड जो बन गया, उसको खत्म करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए वो तेजी से ऑक्सीजन को लेता है, जल्दी जल्दी से, जिससे कि वो अपनी उसकी ऑक्सीजन की आपूर्ति को पूरा कर सके और लैक्टिक एसिड जो है, जो सेल्स में भर गया है, उसको डिसॉल्व करके खत्म कर सके। अगर ये नहीं करेगा शरीर तो हमारे मसल क्रैम्प्स वगैरह हो जाते हैं कई बार। तो ये सब हैवी ब्रीदिंग हमारी इसलिए आवश्यक भी होती है। जैसे कोई भी हैवी एक्सरसाइज करी, अगर उसके बाद हैवी ब्रीदिंग नहीं करी है हमने, और धीरे धीरे जो सांस, डीप वाली सांस नहीं करी है, तो हमारा लैक्टिक एसिड बन जाएगा और मसल्स क्रैम्प्स की भी समस्या हो सकती है। अभी फिलहाल हम देख रहे हैं अपना एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो यहाँ पे दो चीजें हमने देख ली कि ग्लूकोज की भी जरूरत है, ऑक्सीजन की भी जरूरत है, तभी हमें एटीपी मिलेगा। ये पॉइंट हमें याद रखना है जब हम आगे के हॉर्मोन्स अभी पढ़ रहे हैं। तो आगे के हॉर्मोन्स हमने उस दिन थोड़े से हॉर्मोन्स देखे थे, ये हमारा आज जो हम फिर से एक बार रिवीजन करेंगे उनको। हाँ बताइए मिश्री जी।
हाँ मैम, क्योंकि हमारा जैसे अभी हम देख रहे हैं कि हमारे दो तरीके से रेस्पिरेशन हो गए। अब हमें ऑक्सीजन जब अच्छी से आपूर्ति आ रही है, पूरी मिल रही है, पूरे सेल्स को ऑक्सीजन मिल रही है, तो वो नॉर्मल रेस्पिरेशन हो रहा है। मगर जब बहुत तेज आप भाग रहे हैं या आप कुछ भी महसूस करिएगा, कुछ भी हैवी चीज जब आप उठाएंगे, तो आप ये महसूस जरूर करेंगे कि आपकी सांस थोड़ी देर को तो रुकती ही है, जब जितनी देर को आप होल्ड करके उसको ऊपर उठाते हैं। तो वो जब हो रहा है तब भी वहां पे सेल्स में कुछ तो कार्य हो ही रहा है, ऑक्सीजन भले ही नहीं मिल रही है। तो जब वो बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन कर रहे हैं सेल्स, तो वहां पे लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है। अभी हम जो पॉइंट देख रहे हैं वो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन वाला देखेंगे। ये मैंने सिर्फ हमने जानकारी के लिए समझा है कि हमें पास एक जानकारी होनी चाहिए कि दो तरीके से शरीर में हो सकती है ये प्रक्रिया। तो ये हमने सिर्फ अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत हमें एक उत्सुकता भी होती है कि भाई ऐसा होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या चीज हो सकती है। तो वो चीज को जानने के लिए हमने ये देखा था। अभी हम फिर से अपने ग्लैंड्स को देख लेंगे एक बार फिर से, और उनके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने कुछ ग्लैंड्स उस समय कल देखे थे लास्ट क्लास में, ये रहे हमारे ग्लैंड्स। अब इनके बारे में मैंने कहा था ब्रॉडली हमने इनके नाम देख लिए तो हॉर्मोन्स के। अब इन कुछ हॉर्मोन्स को अब हम और स्टडी करेंगे। तो सबसे मुख्य हमारा ग्लैंड हमने देखा था हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारा सभी चीज को नियंत्रित रखता है। तो ये क्या करता है, ये किसके द्वारा नियंत्रित रखता है, पिट्यूटरी के द्वारा। पिट्यूटरी हमारी पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। अब पिट्यूटरी जो है हमारा, इसका भी हम एक बार डायग्राम भी देख लेते हैं पिट्यूटरी का, तो उससे हमें थोड़ी सी चीजें क्लियर और हो जाएंगी। तो पिट्यूटरी में हमारे दो लोब्स होते हैं। ये देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड को एक बार इसकी डायग्राम को समझ लीजिए। तो ये हाइपोथैलेमस हमें दिख रहा है और पिट्यूटरी दिख रहा है। अब पिट्यूटरी में हमें दो चीजें दिखी, एंटीरियर जिसका मतलब आगे वाला पोर्शन, और पोस्टीरियर। तो दो तरीके से ये कार्य करता है। एक बार इसके एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं, उस वहां से भी कुछ हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से भी कुछ हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी का नाम है एडिनोहाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये नाम हम इसलिए जानने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य अपने एग्जाम के लिए अपने को जितना बेहतर तैयार कर सकते हैं उतना है। कुछ नाम मेडिकल टर्म्स वाले हैं, डिफिकल्ट भी हैं, मगर हम फिर भी दो तीन बार पढ़ के उनको देख लेंगे। तो इसका नाम हो गया एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी का है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी को देखेंगे, फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी को देखेंगे, दोनों क्या क्या हार्मोन सिक्रीट करते हैं। पहले हमने ये भी समझा कि हाइपोथैलेमस द्वारा ही निर्देशित होता है। पूरा कंट्रोल किसके पास है, हमारा हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस कुछ तो रिलीजिंग हार्मोन्स सिक्रीट करता है और कुछ ये इनहिबिटिंग हार्मोन्स सिक्रीट करता है। तो ये दोनों हार्मोन्स का क्या अंतर है। रिलीजिंग हार्मोन्स का निर्देश ये होता है कि अब ये पिट्यूटरी से कहता है भाई अब ये जरूरत है हार्मोन की शरीर में, तुम ब्लड में इन हार्मोन्स को इन ऑर्गन से रिलीज करवाओ। कार्य तो पिट्यूटरी को करना है, मगर मास्टर कंट्रोलर कौन है, हाइपोथैलेमस। अब हमने उस दिन देखा था पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, पर पिट्यूटरी के ऊपर भी कौन बैठा हुआ है, हमारा हाइपोथैलेमस। तो ये क्या कह रहा है पिट्यूटरी से, भाई रिलीजिंग हार्मोन्स के माध्यम से वो पिट्यूटरी को निर्देश देता है कि भाई पिट्यूटरी या तो तुम रिलीज करो, या दो जो ऑर्गन्स इससे रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, जो ऑर्गन्स इस हार्मोन्स को रिलीज करने वाले हैं, तुम उनसे कहो कि ब्लड में ये हार्मोन्स रिलीज करें। और दूसरे तरीके का क्या काम है उसका, इनहिबिटिंग हार्मोन्स। भाई हार्मोन्स बहुत ज्यादा रिलीज हो गए हैं ब्लड में, तो हाइपोथैलेमस को पता चल गया भाई इतने हार्मोन्स रिलीज करे जा रहा है, तो वहां पे वो इनहिबिटिंग हार्मोन्स को डाल देता है, पिट्यूटरी से कहता है कि उनके सिक्रीशन को बंद कर। अब आप उसको बंद करिए, बहुत हो गया सिक्रीशन, अब आप उसको बंद करिए। तो दो तरीके के निर्देश इसके पास से जाते हैं पिट्यूटरी को, रिलीजिंग हार्मोन्स के निर्देश और इनहिबिटिंग हार्मोन्स के निर्देश जाते हैं।
ये हमने कार्य हाइपोथैलेमस का देखा। अब हम पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स को थोड़ा सा, कुछ हॉर्मोन्स को डीपली स्टडी करेंगे कि क्या क्या वो करता है। तो दो हमने लोब्स देख लिए, एंटीरियर सामने वाला, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पीछे वाला। दोनों में से अलग अलग हॉर्मोन्स सिक्रीशन होता है। वो कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं तो हम इसको एक बार देखते हैं। चलिए, अब हमने हाइपोथैलेमस में देखी दो बातें, रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटिंग हार्मोन्स। तो जितने भी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, कॉरिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये सारे वहां से रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस का क्या निर्देश जा रहा है पिट्यूटरी पे कि अब तुम ये हार्मोन्स सिक्रीशन करना शुरू कर दो ब्लड में। तो रिलीजिंग हार्मोन का मतलब हमने समझ लिया। फिर इनिबिटिंग हार्मोन का भी मतलब हमने समझ लिया कि अब बहुत रिलीज हो चुके हैं, अब इनको कंट्रोल करो, बंद करो। तो जितने भी हार्मोन्स यहाँ पे पिट्यूटरी के दिख रहे हैं, इनके रिलीजिंग हार्मोन्स हाइपोथैलेमस द्वारा रिलीज होते हैं। अब ग्रोथ हार्मोन का हमने GHRH, ये हमारा हाइपोथैलेमस से जब रिलीज हो गया तब पिट्यूटरी बनाएगा ग्रोथ हार्मोन। ये वाला रिलीजिंग हार्मोन्स हमारा किसमें से रिलीज हुआ है? हाइपोथैलेमस से, जो कि मास्टर कंट्रोलर है। उसने ये चीज, भाई अब हाइपोथैलेमस कोई ऐसे यहाँ पे ऐसे तो है नहीं कि बातचीत हो रही हो, यहाँ तो किसी माध्यम से संदेश जाएगा। तो हाइपोथैलेमस ने ये रिलीज करके इस माध्यम से पिट्यूटरी को कहा। तो इसका जो रिलीजिंग हार्मोन है, सोमैटोट्रोपिन नाम होता है उसका एक्चुअल में, जिसको बोलते हैं सोमैटोट्रोपिन। तो उसका मतलब है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का उसने, हाइपोथैलेमस ने निर्देश दे दिया। अब वहां से पिट्यूटरी क्या कर रहा है? ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कर रहा है। वृद्धि हार्मोन क्या करेगा? शरीर में हमारे ग्रोथ को देखेगा। अगर शरीर में सही से पिट्यूटरी वर्क कर रहा है तो जो ग्रोथ हार्मोन है उसका सिक्रीशन बिल्कुल सही माध्यम से होगा, पूरी वृद्धि शरीर की सही होगी, सामान्य होगी ग्रोथ। अगर कम सिक्रीशन हो रहा है तो क्या होगा? बौनेपन की समस्या हो जाती है, ड्वार्फिज्म हो जाता है। और अगर ज्यादा सिक्रीशन हो गया तो बहुत ज्यादा बढ़ना शरीर का हो जाएगा, या किसी एक अंग का बहुत ज्यादा बढ़ना हो सकता है। ये प्रॉब्लम हम देखेंगे जब हमारा ग्रोथ हार्मोन में इम्बैलेंस आ गया है। अब नेक्स्ट हार्मोन हम देखते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है हमारा TSH। ये क्या करता है? हमारे थायराइड वाली ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है। ये क्या करेगा? TSH हमारा यहाँ पे कार्य क्या कर रहा है? हमारे थायराइड को कह रहा है भाई अब तुम एक्टिव हो जाओ। तो ये क्या रिलीज करेगा? T4, जिसको थायरोक्सिन बोलते हैं। T3 ट्राइडोथायरोक्सिन होता है हमारा। ये दो हॉर्मोन्स हमारे थायराइड से रिलीज होते हैं, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को देखते हैं, ऊर्जा के स्तर को शरीर में बनाए रखते हैं। तो ये भी हम और डिटेल में देखेंगे। ये क्या चीज है? हमारा एडिनो कॉरिकोट्रोपिन हार्मोन है हमारा, ACTH। तो ये क्या है? एडिनो कोरिकोट्रोपिन हार्मोन। इसकी फुल फॉर्म्स मैं आपको भेज दूंगी। अब ये FSH एंड LH हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अभी हम इनका देख लेते हैं। नाम क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और यहाँ पे ये है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हॉर्मोन्स हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, फीमेल के। फिर हमारा है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जब रिलीज होता है जब मिल्क सिक्रीशन की स्थिति होती है, तो ये हॉर्मोन्स पिट्यूटरी रिलीज करता है, ताकि ये उस ब्लड के माध्यम से उस ऑर्गन तक जाएंगे जहां से वो कार्य होना है। यहाँ से कार्य तो नहीं होगा मिल्क सिक्रीशन का, मगर ये जब ब्लड में रिलीज हो गए तो ये ब्लड के माध्यम से उस जगह पे पहुंच जाएंगे, निर्देशित जगह पे, जहाँ पे वो ऑर्गन है और जहां से वो कार्य उसको पूरित होना है। अब दूसरा ये जो है, ये ADH एंड ऑक्सीटोसिन, ये दो हार्मोन, ADH1 ये जो है और ऑक्सीटोसिन, ये दो हार्मोन हमारे पोस्टीरियर तरफ से होते रिलीज। हमने दो तरफ देखी थी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर से सिर्फ दो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, ADH एंड ऑक्सीटोसिन।
तो कुछ चीज़ें आप ये अब हम लोग बिल्कुल इसको थोड़ा हाई लेवल पे अपना जेआरएफ के हिसाब से भी पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा लगेगा, पर एक दो बार हम फिर भी पढ़ते रहेंगे, रिवीजन करेंगे तो इजी हो जाएंगी चीज़ें। तो हमने एंटीरियर वाले देखे थे हार्मोन, ये हो गए, और पोस्टीरियर वाले हमारे दो ही हैं, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। अब एडीएच क्या है? एडीएच हमारा है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एंटी ड्यूरेटिक मतलब कि ये जो है हमारे यूरिन का प्रोडक्शन, यूरिन का जितना भी निकास हो रहा है शरीर में से, उसके एंटी में काम करता है, मतलब इसको रोकने के लिए कार्य करता है। अगर ये सही से वर्क नहीं होगा तो अगर पिट्यूटरी डिस्टर्ब है, हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब है उसका, और फिर पिट्यूटरी पे भी वो असर आ रहा है, दिमाग हमारा बहुत स्ट्रेस में है, तो हमें यूरिन बार बार जाना रहेगा, क्योंकि एडीएच में गड़बड़ी आ गई, वो उसे रोक ही नहीं रहा है। अब ड्यूरेटिक मतलब आपकी यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो गया, हो रहा है, और एंटी जब आ जाता है, एंटी का मतलब उसको रोकना। तो यूरिन आउटपुट जितना पैसेज अपनी बॉडी से होना चाहिए उसको निर्धारित रखता है, सामान्य स्तर पर रखता है। अगर ये गड़बड़ हो जाए तो बहुत बार यूरिन जाने की जो समस्या है वो इसके कारण भी हो सकती है। फिर ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हमारा क्या करता है कार्य, कि हमारा ये जैसे ये भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही ऑर्गन है, और ये ऑक्सीटोसिन हमारा क्रैम्प्स जो होता है यूट्रस में, जो क्रैम्प्स आते हैं डिलीवरी के समय, जिसकी वजह से वो बच्चा आगे की तरफ पुश होता है, तो वो ये कार्य जब होता है तो ऑक्सीटोसिन हमारे शरीर में उसको, इसका कार्य वो है। प्लस मेंस्ट्रुअल ब्लड को भी बाहर निकालना, उसकी तरफ भी जो क्रैम्प्स आते हैं वो सब ऑक्सीटोसिन भी की वजह से होते हैं। और ऑक्सीटोसिन का जब रिलीज होता है तो ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी होता है। अब इसका गलत इस्तेमाल यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगी, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं कुछ एनिमल्स को जो मिल्क प्रोडक्शन वाले एनिमल्स हैं, तो यहाँ पे कुछ गलत कार्य भी ऑक्सीटोसिन के होते हैं। अब हमने कुछ हॉर्मोन्स पिट्यूटरी के समझे, ग्रोथ हार्मोन समझा, टीएसएच, एसीटीएच, एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, ये हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के हैं। एडीएच, ऑक्सीटोसिन हमारे पोस्टीरियर वाले हैं। तो दो पार्ट्स हमने क्लियर कर लिए अपने पिट्यूटरी के। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं अपने थायराइड ग्रंथि पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथि है हमारी। ये क्या हार्मोन्स निकालती है? हमारे T4 एंड T3। तो जब भी हम थायराइड वगैरह का टेस्ट कराते हैं तो हमारे मेडिकल उसमें T4 T3 का स्तर देखा जाता है, और यहाँ पे कैल्सिटोनिन भी रिलीज होता है। तो पहले T4 T3 को देख लेते हैं। तो ये हमारा थायरोक्सिन है T4, ये ट्राइडोथायरोक्सिन है हमारा T3। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को देखते हैं, और मेटाबॉलिज्म जब सही होता है तो ऊर्जा का निर्माण होता है शरीर में, अच्छे से एनर्जी बनती है अच्छे से। ये अगर सामान्य अवस्था है, सब कुछ सही हो रहा है, हम एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, हमारा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी बिल्कुल सही चल रही है, चयापचय की क्रिया बिल्कुल सही चल रही है, और ऊर्जा हमारी बिल्कुल अच्छे से, हम ऊर्जावान हैं, ये हमारी सामान्य अवस्था है। फिर कैल्सिटोनिन क्या है? हमारे शरीर के कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। तो यदि हम देखते हैं कि कैल्शियम का स्तर कम हो रहा है तो वो उसकी वजह क्या हो सकती है? अब मन में हमारे जब कुछ चीजें क्लियर होती हैं तो हमारे मन में समझ में आती हैं कि ये तो कैल्सिटोनिन तो थायराइड ग्लैंड से हमारा रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि हम कैल्शियम की गोलियां खा लेंगे तो हम कैल्शियम के स्तर को सही कर सकते हैं। भाई खान पान तो एक जगह है, मगर सबसे मुख्य क्या कार्य कौन कर रहा है? हमारा थायराइड वाली ग्रंथि। क्योंकि हमारे शरीर में कितना कैल्शियम रहेगा, कितना नहीं रहेगा, वो तो पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थायराइड की ही है। तो यहाँ पे ये कार्य हमें इसका समझ में आ रहा है। अब हम कुछ इसको और स्टडी करते हैं। अब पहले इसमें हमने वर्ड देखा मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या चीज है? मेटाबॉलिज्म अक्सर हम सुनते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, तो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं पहले, क्योंकि हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे आगे के लिए। तो मेटाबॉलिज्म को एक बार मैंने सोचा कि इसको देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, किस तरीके से इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इसको देखते हैं, चलिए। तो मेटाबॉलिज्म, दो शब्द इसमें यूज होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रिया जो आपको जिंदा रखती हैं, खाने को ऊर्जा में बदलती हैं। ऊतकों का निर्माण भी हो रहा है यहाँ पे, मरम्मत भी हो रही है।
तो चयापचय की वह क्रिया जिससे आपका शरीर खाने से ऊर्जा बना रहा है और उपयोगी चीजों को बना रहा है। मसल्स का निर्माण हो रहा है हमारे में, तो वो किससे हो रहा है? ये हमारे इसी मेटाबॉलिज्म से हो रहा है। इसमें जो एनाबॉलिज्म वाली एक्टिविटी है वो शरीर को बढ़ोतरी में हमारी मदद करती है। और कैटाबॉलिज्म क्या करता है? कॉम्प्लेक्स चीजों को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करता है। तो ये क्या चीज है, इसको एक बार और देखते हैं। एनाबॉलिज्म इज द बिल्डिंग पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये क्या कर रहा है? हमारे जटिल चीजों का निर्माण कर रहा है। जैसे क्या चीज है? हमारी कोशिकाएं, प्रोटीन से कोशिकाओं का निर्माण होना, मांसपेशियों का निर्माण होना, नई नई कोशिकाओं का निर्माण होना, ऊर्जा में ऊर्जा मतलब बनना हमारा खाने से, ये सब हमारा कहाँ हो रहा है? इसमें, इस वाली क्रिया में, एनाबॉलिज्म वाले में। ये रहा चयापचय का वह हिस्सा जिसमें शरीर छोटे छोटे अणुओं से बड़ी और जटिल चीज का निर्माण कर लेता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो और कैटाबॉलिज्म क्या है? इसका ऑपोजिट है। यहाँ पे निर्माण हो रहा है, यहाँ पे उसका ब्रेक डाउन हो रहा है। ब्रेक डाउन किस चीज का हो रहा है? जैसे हमने कोई कॉम्प्लेक्स चीज खाई, जैसे कार्बोहाइड्रेट खाया, तो उसको ऐसे एज इट इज तो वो हम ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसका ब्रेक डाउन होता है। तो वो क्या होता है? हमारा कैटाबॉलिज्म। शरीर की वह प्रक्रिया जिसमें बड़ी चीजों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है, इस दौरान ऊर्जा निकलती है। ये आपके शरीर के हर काम में जैसे काम आती है। हमने अभी देखा सांस लेने में हमारी ऊर्जा काम आती है। ग्लूकोज जरूरत होता है हमारा सांस लेने में। अगर ग्लूकोज नहीं होता है तो क्या होता है? सांस लेने में हमारी एनर्जी नहीं बनेगी। तो ये दो चीजें हमारी मेटाबॉलिज्म का हिस्सा है। ये हमने इसलिए देखा क्योंकि वहां मेटाबॉलिज्म वर्ड आ रहा है और हमें उस कंसेप्ट को क्लियर रखना है। चलिए, अब हमने थायराइड को देखा था। थायराइड अब क्या करता है? दो तरीके से थायराइड गड़बड़ हो सकता है। जब वहां पे सिक्रीशन ज्यादा हो जाए या वहां पे सिक्रीशन कम हो जाए। तो यहाँ पे हमने थायराइड की ग्रंथि के दो हॉर्मोन्स भी पढ़े हैं। वो क्या थे? T3 एंड T4। तो T3 एंड T4 को एक बार और स्टडी करते हैं क्या क्या है डिटेल में। तो T4 हमारा थायरॉक्सिन है। T3 का नाम आप नोट कर सकते हैं, ये है ट्राइडोथायरॉक्साइन। एक्स है, यहाँ पे एन लिख दिया गया गलती से, यहाँ पे एन है, एक्स है। ठीक है, ये हमारे दो हॉर्मोन्स इससे सिक्रीट होते हैं। और TSH कहाँ से सिक्रीट होता है? पिट्यूटरी से, जो थायराइड ग्लैंड को एक्टिव कर देता है, एक्टिवेट कर देता है और निर्देश देता है, भाई अब तुम तैयार हो जाओ अपने हॉर्मोन्स रिलीज करने के लिए। ये तभी कार्य करेगा थायराइड जब TSH इसे पिट्यूटरी से मिल जाएगा। और पिट्यूटरी कहाँ लोकेटेड है? हमारे दिमाग में। दिमाग जब शांत नहीं है, अशांत है, तो दिमाग की जो ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं, वो भी सही से कार्य नहीं करेंगी। वहां से जब कार्य बिगड़ गएगा तो वो जितने भी निर्देश जा रहे हैं बाकी लोगों को, बाकी ऑर्गन्स को, बाकी ग्रंथियों को, तो वो भी गड़बड़ हो सकते हैं। तो जब हम देखते हैं किसी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो उस ग्लैंड की भी दिक्कत हो सकती है, प्लस हमारे दिमाग में जो परेशानी का माहौल हमने क्रिएट कर रखा है, तनाव, चिंता, भय, क्रोध, ये जितने भी इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, अगर हमने वो माहौल अपने दिमाग में बना रखा है तो वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। ग्लैंड्स हमारे मेन जो है कंट्रोलर, और ये गलत निर्देश दे सकते हैं या समय से नहीं देंगे निर्देश। ये उसी परेशानी में उलझे हुए हैं, ये उसको सॉल्व करने में। अब इनके पास से कोई निर्देश ही नहीं जा रहा दूसरी ग्रंथियों को, तो वो ग्रंथियां अपने हॉर्मोन्स का निर्माण ही नहीं कर रही हैं। ये भी हो सकता है। तो कई कार्य हो सकते हैं हमारे ग्लैंड्स के बिगड़ने के। अब थायराइड वाली ग्रंथि में अधिकतर सुनने में आता है हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। इसको हम यहीं पे कनेक्ट करके कवर करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज है। सबसे पहले देख लेते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो का मतलब है यहाँ पे थायराइड वाला जो हार्मोन है ये कम सिक्रीट हो रहा है। तो इससे क्या हो सकता है हमारा, इसको देखते हैं हम। चलिए, इसको मैंने इंग्लिश में ही करा हुआ है, इसको हम हिंदी में भी समझ लेते हैं। हाइपो मतलब
कम यहाँ पे हाइपो मतलब है कम, वहां पे से थायराइड ग्लैंड जो है किसी वजह से, वो वजह कोई भी हो सकती है, कोई तनाव की सिचुएशन है या वो ग्रंथि में कोई विकार है जिसकी वजह से जो थायराइड के जो हार्मोन है हमारे T3 एंड T4 उसका सिक्रीशन ब्लड में वो कम कर रहा है थायराइड वाली ग्रंथि। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे हाथ पैरों का ठंडा होना सबसे मुख्य पहचान, हाथ पैर हमारे ठंडे रहेंगे। और हमारा आलस्य का बढ़ना, शरीर में वेट गेन हो जाएगा हमारा, शरीर में थकावट का बने रहना। और क्या हो सकता है कि हम खा इतना नहीं रहे फिर भी वजन बढ़ रहा है हमारा। मेटाबॉलिक जो क्रिया है हमारी, मेटाबॉलिज्म अभी जो हमने पढ़ा है उसका स्लो हो जाना, आपका हृदय की गति भी धीरे हो गई, आवाज में भारीपन आ जाना, यहाँ पे डिप्रेशन का इशू हो सकता है, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल जो है वो पीरियड्स वाले जो सिचुएशन है उसमें भी कुछ आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सब क्या है, किस वजह से हो रहा है, हमारे हाई थायराइड वाली जो ग्रंथि है उसका सही से वहां पे उनके सिक्रीशन नहीं हो रहे उन हार्मोन्स के, मेटाबॉलिक रेट आपका स्लो हो गया है। मेटाबॉलिक रेट स्लो हो गया है क्योंकि आपके जो मेटाबॉलिक करवाने वाले जो हार्मोन्स थे उनका जो सिक्रीशन है, उनका जो स्राव है वो सामान्य स्तर पे नहीं मिल रहा है उनको। तो इस वजह से जो क्रिया होने वाली थी मेटाबॉलिज्म की वो धीरे धीरे हो रही है। अब इससे आगे चल के और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि डिप्रेशन हो चुका है पहले ही आपको इसमें, जब देख रहे हैं कि आपका एक तो मतलब क्या होता है इसमें बहुत ही ज्यादा स्लो डाउन वाली एक्टिविटीज हो जाती हैं, व्यक्ति में निराशा वाली फीलिंग आ गई, ठंडे पड़ जाना, मतलब बिल्कुल वो वाली सिचुएशन पे धीरे धीरे व्यक्ति चले जाना जाता है। और अभी हमने और भी देखा कि पिट्यूटरी के भी निर्देश पे ये कंट्रोल हो रहा है। तो काफी कुछ हम अपने सही कर सकते हैं यदि हम अपने दिमाग को संतुलित रखें, शांत रखें। तो ये हमने अभी ब्रॉडली देख लिया हाइपोथायरॉयडिज्म क्या चीज है, थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन है वो कम निकले। अब अगर हमारे थायराइड ग्रंथि से हार्मोन ज्यादा निकल गए, ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है वहां पे, तब क्या होगा, हाइपर। अब हाइपर से वर्ड ही से समझ लेते हैं कि व्यक्ति बिल्कुल हाइपर हो जाएगा, उसकी स्पीड ही तेज हो जाएगी हर चीज की। तो स्पीड जब तेज हो गई तो मेटाबॉलिक की क्रिया भी बहुत तेज हो गई। अब मेटाबॉलिक क्रिया जब तेज हो गई तो उसका वेट गेन हो ही नहीं रहा है, वो खा तो पूरा रहा है व्यक्ति मगर उसका फिर भी वेट लॉस हो रहा है ऑपोजिट में। अब हार्ट बीट बहुत तेज रहती है, हर समय वो ये कुछ ना कुछ कार्य करते मिलेंगे आपको। और उनको स्वेटिंग भी ज्यादा होती है क्योंकि उनका मेटाबॉलिक ऊर्जा जो बन रही है वो खूब बने चले जा रहा है वो स्वेट उससे। तो उससे हमारी शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है, जब क्रियाएं बहुत सारी हो रही हैं शरीर में तो स्वेटिंग हो जाती है। फ्रीक्वेंट बोल मूवमेंट्स मतलब आपके चयापचय की क्रिया बहुत तेज है, आपकी जो डाइजेशन वाला जो आपको पास वाला स्टूल पास करने की जो क्रिया है वो भी तेज हो गई। आपको हर समय बेचैनी सी रहती है, हर समय एक हर समय जैसे कहते हैं कि वो हाइपर एक्टिव बन जाना व्यक्ति का, वो वाली सिचुएशन यहाँ पे देखी जाती है जब थायराइड ग्रंथि से हॉर्मोन्स ज्यादा निकल जाते हैं। व्यक्ति शांत नहीं रह पाता है, उसकी धीरे धीरे सोने जागने में भी प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी व्यक्ति की नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि वो हर समय एक्टिव रहता है फिर। तो यदि नियंत्रित नहीं किया गया तो आगे चल के बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। अब हमने थायराइड में जब हम पढ़ते हैं तो हम वहां पे देखते हैं एक होता है रोग ग्वाइटर, गले में रोग हो जाता है ये गले का। तो इसकी कमी से भी होता है, ये आयोडीन की कमी से भी होता है। यदि भोजन में आयोडीन की कमी हो तो उसकी वजह से भी थायराइड ग्रंथि सही से कार्य नहीं कर पाती है। तो थायराइड ग्रंथि का कार्य करना कुछ हमारे भोजन की उस पर भी डिपेंड करता है, कुछ हमारे दिमाग के माहौल पे भी डिपेंड करता है, कुछ हमारे उस ग्रंथि पे भी डिपेंड करता है। ये हमने ब्रॉडली अभी उसकी चीजें को देखा कि थायराइड वाली ग्रंथि के क्या कार्य हैं और क्या इनके जब इम्बैलेंस होता है तो क्या क्या हो सकता है। चलिए फिर से अब अपने हम उसी चार्ट पे पहुंचते हैं जहां पे हमने कुछ ग्लैंड्स को लिखा हुआ है और देख रहे हैं हम। तो दो तीन हमने देख ली अभी हॉर्मोन्स, कौन कौन से देखे हैं, हाइपोथैलेमस देखा है, पिट्यूटरी देखा है और थायराइड देखा है।
अब हम देखेंगे पैराथायराइड। तो पैराथायराइड हार्मोन, अभी हम इसकी थायराइड हार्मोन की पहले एक डायग्राम देखते हैं, उससे पता चलेगा ये कहाँ लोकेटेड है। तो इसके डायग्राम को अभी हम एक बार देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड का डायग्राम हमने है, उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ये ये रहा। चलिए इसमें देखते हैं कि थायराइड वाला ग्लैंड कहाँ पे है। तो ये हम स्थिति देख रहे हैं, हमारे गले के पास है, ये गले में बीच में ये थायराइड ग्लैंड है हमारा। और ये जो जिन ऊतकों से बना होता है, वो ऊतक होते हैं आपके ग्लैंडुलर ग्लैंड ऊतक टाइप के होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं। वो एक प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू के ही फॉर्म होते हैं। अब पैराथायराइड क्या होता है, हमारी यहाँ पे चार होते हैं ये गोल तरीके के, ये पैराथायराइड हार्मोन होता है। और पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं, ये चार गोल होते हैं यहाँ पे इस तरीके से, और ये पैराथायराइड हार्मोन का निर्माण करते हैं। तो थायराइड में हमने क्या क्या हार्मोन देखे थे, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। T3 T4 हमारे थायराइड के हार्मोन है। कैल्सिटोनिन से कैल्शियम का स्तर नियंत्रित होता है शरीर में। अब पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, शरीर में कैल्शियम के स्तर को वो कम करता है यदि ज्यादा हो जाए तो। चलिए अपनी टेबल पे जाते हैं फिर से। पैराथायराइड हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है, यहाँ पे इसको स्तर को बढ़ा रहा है, और यहाँ पे इसको नियंत्रित करता है। तो पैराथायराइड हार्मोन का यहाँ पे मेन कार्य ये है, इसको अभी और स्टडी कर लेंगे, मगर वैसे इतना वो नहीं है। मेन हमारा यहाँ पे कैल्सिटोनिन है, ये पैराथायराइड हार्मोन को सिक्रीट करता है, और ये रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। ये हमने पैराथायराइड ग्लैंड देख लिया, इसकी लोकेशन भी देख ली। ये गोल तरीके के होते हैं, गोल मटर के दाने के बराबर होते हैं, चार होते हैं ये, और थायराइड हार्मोन ग्लैंड के पास ही स्थित होते हैं ये। अब एड्रीनल ग्लैंड हम देखते हैं। एड्रीनल ग्लैंड की लोकेशन है किडनी के ऊपर। किडनीज के ऊपर हमारे एड्रीनल ग्लैंड होते हैं, जो हमारे तनाव की प्रतिक्रिया को देखते हैं। तो हमारे इनका हम वो एक बार देख लेते हैं लोकेशन भी। उससे पहले जो हमने अभी जो वो देखा था ऑक्सीजन वाला, उसको कहाँ यूज करना है, तो पहले हम पैनक्रियाज को स्टडी करते हैं। पैनक्रियाज को स्टडी कर लेंगे क्योंकि ये हमारा इजी भी है इससे पहले, और ये हम इसमें जो मेन कॉमन जो हमारी बीमारी चल रही है आजकल, जो देखने और सुनने में आती है, वो डायबिटीज, इससे रिलेटेड हमारा यहाँ पे कारण भी है। तो हमने देखा था जब सेल में ग्लूकोज जाता है ऑक्सीजन के साथ, तभी वहां पे एनर्जी या एटीपी का निर्माण होता है। तो जब ये ग्लूकोज किस प्रकार से जाएगा सेल में, वो कौन देखता है, वो इंसुलिन देखता है। ग्लूकोज जो सेल है कोई, अगर वो ग्लूकोज उसमें जाना है, तो वो ग्लूकोज तभी जाएगा जब इंसुलिन वहां पे बैठा होगा बाहर गेट कीपर। तो इंसुलिन को हम गेट कीपर की तरह समझ सकते हैं। यदि इंसुलिन बाहर बैठा है तो वो ग्लूकोज को अंदर जाने देगा। यदि इंसुलिन वहां पे नहीं है उसके गेट पे सेल के बाहर, तो वो ग्लूकोज जितना भी है ब्लड में आ रहा है, मगर वो सेल में नहीं जाएगा। तो क्या करेगा, जब वो ग्लूकोज अंदर नहीं जा रहा है तो ब्लड में घूमता रहेगा। ये हम अभी उसके बेस को स्टडी कर रहे हैं। अब हम देखेंगे फिर पैनक्रियाज में क्या हो रहा है। तो पैनक्रियाज में हमारे ये तीन तरीके के हम देख रहे, चार तरीके के देख रहे हैं, इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेटिन एंड पीपी। तो ये क्या चीजें हैं, इनको देखते हैं हम। ये हमारे पैनक्रियाज में एक तो होते हैं अल्फा सेल्स, और एक होते हैं बीटा सेल्स। बीटा सेल्स निर्माण करते हैं इंसुलिन का। बीटा सेल्स जो है पैनक्रियाज के अंदर, ये इनका कार्य होता है कि भाई आप इंसुलिन का निर्माण करेंगे।
अल्फा सेल्स जो हैं वो ग्लूकागोन का निर्माण करते हैं। इनका कार्य भी हम अभी देखेंगे कि ग्लूकागोन का कार्य क्या होता है। फिर हमारे पॉलीपेप्टाइड सेल्स होते हैं और एक यहाँ पे और बनता है जो हार्मोन, वो है सोमेटोस्टेटिन। ये हमारा ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिटिंग हार्मोन है। अत्यधिक ग्रोथ ना हो जाए तो वो उसको देखने का हार्मोन यहाँ पे बनता है, सोमेटोस्टेटिन। अभी हमें थोड़ी चीजों को फिर से देखते हैं। क्या क्या हमने देखा यहाँ पे, पैनक्रियास क्या क्या चीजों का निर्माण कर रहा है, कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं। एक तो उसके अल्फा सेल्स हैं जो ग्लूकागोन का निर्माण कर रहे हैं। फिर उसके बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन का निर्माण कर रहे हैं। फिर वहां पे सोमेटोस्टेटिन हो रहा है प्रोडक्शन हार्मोन। फिर उसके ये पीपी सेल्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड सेल्स होते हैं। मेन हमें जो पैनक्रियास का देखना है वो इंसुलिन और ग्लूकागोन का स्टडी करनी है। अब इंसुलिन का हम देख चुके हैं क्या कार्य होता है। इंसुलिन क्या करता है हमारा, जब हमारा रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज और ऑक्सीजन के द्वारा एनर्जी का निर्माण हुआ, तो वो सेल में जो ग्लूकोज तभी जाएगा जब वहां पे उसको इंसुलिन मिलेगा। यदि इंसुलिन नहीं मिलेगा बाहर उसको सेल के गेट पे, तो वो इंसुलिन के ना मिलने की वजह से सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगा। तो जब सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगा तो वो ग्लूकोज कहाँ बन घूमेगा, पूरे शरीर में। सेल्स में ग्लूकोज नहीं गया, पूरे शरीर में ग्लूकोज घूम रहा है। उसकी वजह से क्या हो सकता है, ब्लड ग्लूकोज हमारा बढ़ सकता है, जिसको हम डायबिटीज बोलते हैं। जब टेस्ट होता है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा आ जाता है। ग्लूकोज सेल्स के अंदर जा ही नहीं रहा है, वो सिर्फ रक्त में दौड़ रहा है। अब जब रक्त में वहां सेल्स में ग्लूकोज नहीं जा रहा तो वहां पे एनर्जी का भी निर्माण नहीं हो रहा। जब एनर्जी का निर्माण नहीं हो रहा, व्यक्ति अच्छे से खा भी रहा है, पी भी रहा है, खूब सारा वो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह सब लेके एनर्जी भी बन रही है और ग्लूकोज भी बन रहा है, मगर व्यक्ति को फिर भी थकान रहती है, बहुत वो ऊर्जावान महसूस नहीं करता है। ये इसकी बेसलाइन है हमारे डायबिटीज की। तो डायबिटीज वाली कंडीशन किस वजह से हो गई, हमने थोड़ा उसका देखा। अब इंसुलिन क्यों नहीं हो रहा है, क्यों, उस वजह से उसके कई कारण हो सकते हैं। क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है वो हम देखते हैं अभी। क्या क्या वजह हो सकती हैं इनकी, वो थोड़ा सा हम उसको स्टडी करेंगे। चलिए, तो कुछ तो हमारे दिमाग से ही कंट्रोल है, काफी कुछ तो। जैसे हमने पहले देखा था कि सारे जो ऑर्गन्स हैं उनका मास्टर कंट्रोलर तो पहले तो हाइपोथैलेमस है, जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। हाइपोथैलेमस कहाँ लोकेशन है, उसकी लोकेशन भी अभी हम देखेंगे डायग्राम के थ्रू। वो हमारे दिमाग में है। और गड़बड़ी जितनी भी होगी, अगर शुरुआत तो वो सिर्फ दिमाग से ही होगी, पहली बेस तो वही होगा, पहला रीजन। फिर जो हाइपोथैलेमस निर्देश देगा, किसको दे रहा है, पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी जब निर्देश मास्टर ग्लैंड है, वो सभी बाकी ग्रंथियों को निर्देश देता है कि भाई कितना कितना आपको सिक्रीशन करना है सारे हॉर्मोन्स का। तो अब हम देखते हैं डायबिटीज वाली सिचुएशन जिसमें हमारा ग्लूकोज बढ़ जाता है ब्लड में, वो क्यों होता है, कितने प्रकार का होता है, उसको देख लेते हैं। तो डायबिटीज दो प्रकार का है, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में शरीर इंसुलिन नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि कुछ हमारा इम्यून सिस्टम में डिसऑर्डर आ जाता है और पैनक्रियाज की जो इंसुलिन बनाने वाली कोशिका है उनको ही स्वतः अपने शरीर खुद ही नष्ट कर देता है। या और कोई कारण ऐसा है कि जिनकी वजह से पैनक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं वो खत्म हो गए, अब वो इंसुलिन का निर्माण हो ही नहीं रहा। तो जब हो ही नहीं रहा है निर्माण शरीर में, तो क्या होगा, ये वो सिचुएशन है जब इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है। इंसुलिन की आवश्यकता हमने देख ली क्यों है, कि वो सेल्स में ग्लूकोज तभी जाएगा जब इंसुलिन होगा वहां पे। इसकी वजह से जो टाइप 1 डायबिटीज है वहां पे इंसुलिन का निर्माण बिल्कुल नहीं हो रहा, पैनक्रियाज के जो सेल्स हैं पूर्णतः नष्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे व्यक्ति को इंसुलिन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, बाहर से उसको इंसुलिन की आवश्यकता होती है, लेना पड़ता है उसको। तो इसका हम पढ़ लेते हैं, इंसुलिन के बिना ग्लूकोज सेल्स में नहीं जा पाता।
इसलिए ब्लड शुगर ऊपर चला जाता है। टाइप 1 वाले लोगों को रोज इंसुलिन लेना ज़रूरी होता है। ये बीमारी अक्सर बच्चों व युवाओं में शुरू होती है। अब बच्चों में क्यों शुरू हो गई? भाई बच्चों ने ऐसा उन्होंने तो इतना गलत खान-पान नहीं किया। तो इसका रीज़न बहुत नहीं स्पष्ट है, मगर ज़्यादातर देखा गया है कि कुछ ऐसी दवाइयाँ जो बचपन में जैसे दे दी गई, बुखार की तेज़ दवाई दे दी गई या कोई और ऐसी दवाई तेज़ दे दी गई, जिसकी वजह से जो इम्यून सिस्टम है बच्चों का वो उसमें गड़बड़ी आ गई। तो इम्यून सेल्स जो थे वो बाहर के जो हमारे आते हैं जो जर्म्स वगैरह उनको मारने वाले थे, मगर क्या कर रहे हैं अब अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने। तो ये हमारी वजह जो होती है इसकी बहुत क्लियर नहीं है, मगर कुछ स्टडीज हुई हैं तो उससे पता चला है कि कुछ वजह ये है इसकी। तो कई छोटे बच्चों में भी टाइप 1 डायबिटीज पाया गया है। और टाइप 1 डायबिटीज आप देख ही रहे हैं कितनी सीरियस कंडीशन है। यहाँ पे वो सेल्स ही खत्म हो गए, इंसुलिन शरीर में बनेगा ही नहीं। फिर जब वो नहीं बनेगा तो कितनी कॉम्प्लिकेशन है वो हम देख सकते हैं अब स्टडी करने के बाद। तो ये बच्चों या युवाओं में शुरू होती है, लेकिन किसी भी उम्र में हो सकता है ये। यहाँ पे बॉडी अपने सिस्टम को खुद ही डिस्ट्रॉय करने में लग जाती है। वो कुछ भी कारण हो सकता है, बाहर की वजह भी हो सकती है या फिर दिमाग में कुछ ऐसी परेशानी, कुछ हमेशा की टेंशन या तनाव कि दिमाग के द्वारा आपका इम्यून सिस्टम जो उसको जो कार्य करना चाहिए था वो बाहरी उनको एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करना चाहिए था, मगर वो खुद के शरीर के सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करने में लग जाते हैं। दूसरा हम देखते हैं टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है। तो टाइप 2 डायबिटीज में शरीर में इंसुलिन तो बनता है, पर यहाँ पे पर्याप्त मात्रा या तो नहीं होती, या वो क्या है कि वो इंसुलिन इस तरीके से बन तो रहा है मगर वो वहां तक पहुंच ही नहीं रहा कोशिका तक, वहां कोशिका उसे ठीक से इस्तेमाल ही नहीं कर पा रही है। ये जो सिचुएशन है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो वर्ड हम सुनने में भी आ जाता है हमें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये वो वाली सिचुएशन को दिखाता है। ये सॉरी, तो यहाँ पे इंसुलिन बन रहा है पर यहाँ पे पर्याप्त मात्रा या तो नहीं है वहां पे इंसुलिन की, या कोई और कारण है, इंसुलिन वहां सेल्स तक पहुंच ही नहीं रहा, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे सेल्स। पेनक्रियाज भी कम इंसुलिन बना रहे हैं और रक्त में शुगर बढ़ जाती है। ये सबसे आम प्रकार है। अब इसमें क्या होता है रीजन कि आपका कई कारण होते हैं इसको बढ़ने के। तो वजन हो सकता है ज़्यादा हो व्यक्ति का, या कम एक्टिव लाइफस्टाइल है, तो उसकी वजह से भी इंसुलिन वहां तक सेल्स तक नहीं जा रहा है वहां पे, और वहां पे वो ग्लूकोज का इंटेक नहीं कर पा रहे सेल्स। अब ये बीमारी जो है अगर नहीं संभाली गई तो ये भी बढ़ती चली जाती है। फिर ये भी इंसुलिन डिपेंडेंसी का रूप ले लेती है, क्योंकि इंसुलिन धीरे धीरे पहले बनना कम होगा, फिर धीरे धीरे वो बिल्कुल ही, जब शरीर दिमाग को दिखेगा कि भाई इंसुलिन बनना जरूरत ही नहीं है व्यक्ति को, तो क्योंकि वो यूज ही नहीं कर रहा उस इंसुलिन का, वहां सेल्स तक जा ही नहीं रहा है, वो एक्टिव लाइफस्टाइल है ही नहीं उसका, उसको एनर्जी चाहिए ही नहीं, उसको ऑक्सीजन आ ही नहीं रही पर्याप्त मात्रा में, तो वहां से इंसुलिन का बनना और कम होता चला जाता है। तो धीरे धीरे यहाँ पे भी इंसुलिन डिपेंडेंसी की सिचुएशन आ सकती है यदि सही समय पे रोकथाम नहीं करी गई, यदि एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं लीड किया गया, यदि वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में अच्छे से ऑक्सीजन सभी सेल्स को नहीं मिली, तो एनर्जी का निर्माण नहीं होगा और ग्लूकोज का भी उपयोग नहीं हो पाएगा सेल्स के द्वारा, तो वो सेल्स ग्लूकोज को बाहर निकाल देंगे और फिर वो ब्लड में घूमता रहेगा। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको फिर से एक बार अपने वहीं पे जाते हैं अपनी टेबल पे, क्या क्या हमने देखा था इसमें। तो यहाँ पे हमने डायबिटीज को थोड़ा सा देखा है, उसकी कंसेप्ट को क्लियर करा है हमने आज की क्या क्या वजह होती है डायबिटीज की। तो बेसिक लेवल पे हमने इसको स्टडी कराया है कि बेसिक लेवल पे क्या होता है हमारा सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन है, उसको हमने देखा था। दो तरीके के रेस्पिरेशन हमने देखे थे, एरोबिक एंड एनेरोबिक रेस्पिरेशन। आप दोनों तरीके के रेस्पिरेशन को एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्या होंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनेरोबिक रेस्पिरेशन इन विदाउट ऑक्सीजन। मतलब एक तो हमारी प्राण वायु, ऑक्सीजन हमारी प्राण वायु है। भाई हमारे वातावरण में कई तरीके की गैस हैं, मगर सबसे जो हमें हमारे शरीर को आवश्यकता है, हमारे सेल्स को आवश्यकता है, वो है ऑक्सीजन की, वो हमारी प्राण वायु कही जाती है। तो जब इसके प्रेजेंस में
वहां पे सेल के पास ग्लूकोज जाता है, ऑक्सीजन जाता है, तो क्या बनता है वहां पे? कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है, थोड़ा पानी निकलता है और एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। ये सभी सेल्स में ये प्रक्रिया हमने सेलुलर लेवल पे देखी थी शुरू में ही, कि एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ। दूसरा रेस्पिरेशन हम अपनी जानकारी के लिए देखा कि भाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये वाला है, बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हमारी सांस रुक गई किसी वजह से, कई कोई भी कारण हो सकता है उसका, तो अभी रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। और बिना ऑक्सीजन के जब प्रेजेंस नहीं है तो वहां पे लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है। लैक्टिक एसिड को डिसॉल्व करने के लिए, उसको हाथ से हटाने के लिए हम डीप ब्रीदिंग करना हमारे लिए आवश्यकता होता है। तेज ब्रीदिंग भी हो सकती है जिससे कि उसकी ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर सके शरीर। अब हमने इसकी कंसेप्ट पे बेस्ड अपने इंसुलिन के कंसेप्ट को समझा था। इंसुलिन हमारा निर्माण होता है पैनक्रियाज के बीटा सेल्स के द्वारा। बीटा सेल्स हैं पैनक्रियाज में जो इंसुलिन का निर्माण करते हैं। अब ये सेल्स, बीटा सेल्स जो इंसुलिन का निर्माण कर रहे हैं, कुछ कारणों की वजह से ये सेल्स क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। किस वजह से हो सकते हैं? जैसे बहुत क्लियर नहीं है मगर ऐसी स्टडीज में देखी गई हैं कि कुछ ऐसी तेज दवाओं के दुष्प्रभाव आए हैं जिनकी वजह से शरीर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं वो हो जा सिचुएशन आती है। शरीर बाहरी एंटीजेंस को अटैक करने की बजाय अपने ही शरीर के सेल्स को नष्ट करने लगते हैं स्वतः। वो सेल्स अपने आप ही स्वतः नष्ट होने लगते हैं। किसी हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें कुछ खराबी आ गई, इम्यूनिटी सिस्टम में कुछ खराबी आ गई, तो उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की तरह हम पढ़ेंगे आगे। उनकी वजह से वो सेल्स खत्म हो गए। अब वो बीटा सेल्स खत्म हो गए तो इंसुलिन का निर्माण ही नहीं कर पा रहे हैं। वो निर्माण नहीं हो रहा है तो सेल्स के अंदर तो ग्लूकोज जाएगा ही नहीं, क्योंकि सेल के बाहर वो जो गेट कीपर है वो तो इंसुलिन है। ये हमने पढ़ा है कि सेल के बाहर इंसुलिन की जरूरत होती है जिसके द्वारा ही ग्लूकोज अंदर जाएगा। यदि सेल के बाहरी दरवाजे पर गेट कीपर इंसुलिन नहीं मिला तो ग्लूकोज को सेल अंदर आने नहीं देंगे। कहेंगे भाई आप अपना पास दिखाइए, गेट पास। तो इंसुलिन तो है नहीं आपके पास, तो हम ग्लूकोज आपको तो अंदर आने नहीं देंगे, आप जाइए बाहर। तो ग्लूकोज क्या करता है? सेल में जा नहीं पाया तो वो ब्लड में ही घूमता रहेगा। अब ब्लड में जब ग्लूकोज घूम रहा है तो ब्लड शुगर का लेवल हाई हो जाएगा। तो ये हमारी सिचुएशन कभी इम्प्रूव जब होगी जब हम इंसुलिन का बाहर से कुछ लेंगे। कोई इंसुलिन के लिए हमें इंजेक्शंस लेने पड़ जाते हैं, तो अब हमारा वो इंसुलिन लेवल ठीक होगा। तो दिस इज टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होगा? टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन तो बन रहा है शरीर में मगर वो पर्याप्त मात्रा पे नहीं है। अब वो पर्याप्त मात्रा में क्यों नहीं बन रहा है? उसके कई कारण हो सकते हैं कि हमने उसको यूज ही नहीं करा। इंसुलिन को यूज इसलिए नहीं करा क्योंकि हमारा एक्टिव लाइफस्टाइल था ही नहीं। हमारे पास ऑक्सीजन पूरी जा ही नहीं रही है शरीर में, हम लोग तेज गहरी सांस ले ही नहीं रहे हैं, ना चल फिर रहे हैं, ना कोई योग प्राणायाम, ना कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इसकी वजह से धीरे धीरे वो पैनक्रियास कहता है भाई इतनी जरूरत है इंसुलिन की तो मैं इतना ही निर्माण करूंगा। तो जब वो उसके निर्माण कम होता चला गया तो इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में सेल्स को मिल ही नहीं रहा है। कुछ सेल्स कह रहे हैं उनके पास तो पहुंचता ही नहीं इंसुलिन, तो वो ग्लूकोज एक्सेस होने लगता है धीरे धीरे ब्लड में। दिस इज नोन एज टाइप 2 डायबिटीज। तो दो तरीके से हमारे डायबिटीज की सिचुएशन होती है जिसमें ब्लड शुगर का लेवल हाई हो जाता है। ये हमने पैनक्रियास से रिलेटेड चीज देख ली। तो उससे पहले हमने क्या देखा था? थायराइड वाला ग्लैंड को देखा था। वो हमारा बहुत मुख्य ग्लैंड है क्योंकि वो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को नियंत्रित करता है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी ही वह क्रिया है शरीर में जिसके द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। यदि वो क्रिया में कोई विकार आ जाए किसी वजह से तो हमें एनर्जी हमारी कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। ओवर एनर्जेटिक भी हो सकते हैं, बराबर हम एक्टिव रह जाएंगे, फिर हाइपर हो जाएगी सिचुएशन, या फिर हाइपो वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो वो हमारी किस में देखी थी हमने? थायराइड वाली ग्रंथि में देखी थी, उसके विकारों में देखी थी। यहाँ पे कैल्सिटोनिन का भी निर्माण होता है जो हमारे कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है।
फिर हमने पैराथायराइड देखे थे ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड है, किस तरीके के हैं, ये हमने देखे थे। अब फिर से एक बार पिट्यूटरी को देख लेते हैं। पिट्यूटरी हमारा दो पार्ट में है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से हमारे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो है ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकोरिकोट्रोपिन हार्मोन। फिर है हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। प्रोलैक्टिन भी यहीं से रिलीज होगा एंटीरियर पार्ट से। एंटीरियर पार्ट को बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर पार्ट से हमारे रिलीज होंगे एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, जो हमारे यूरिन आउटपुट को नियंत्रित करते हैं। दूसरा हार्मोन वहां से रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन। ये हमारा केंद्र जो बोला जाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब हाइपोथैलेमस हमने देख लिया था, अब उसको भी रिवीजन में ले लेते हैं। हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, ये मास्टर कंट्रोलर है। पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, मगर सबको जो कंट्रोल कर रहा है सभी चीजों को, तो हाइपोथैलेमस कर रहा है। अब यहाँ से रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज होते हैं। रिलीजिंग हार्मोन वो हार्मोन है जो निर्देश देते हैं पिट्यूटरी को कि भाई अब ये हार्मोन ब्लड में जाना है, अब इसकी आवश्यकता है, तुम इनको ब्लड में डालो ताकि वो जहाँ पे भी ऑर्गन जो उस कार्य के लिए नियंत्रित किया गया है वो उस कार्य को करे। इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करते हैं, उसको बंद कराते हैं, उसको कम करते हैं उसकी क्रिया को। तो ये रिलीजिंग हार्मोन आपका यहाँ पे हो गया, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हो गया, कॉरिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हो गया, और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हो गया। गोनाडोट्रोपिन आपका ये क्या है, आपका गोनाड से रिलेटेड है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जितने भी हार्मोन होते हैं तो उसका जो रिलीजिंग हार्मोन का बेस है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा ही होता है। ये हमने हाइपोथैलेमस को देखा। अब हम इसके स्ट्रक्चर को भी हमने देखे थे दोनों के। एक तो हमने थायराइड ग्रंथि का स्ट्रक्चर देखा था और एक पिट्यूटरी का देखा था। वह फिर से देख लेते हैं किस तरीके से इनका स्ट्रक्चर है। ये रहा हमारा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के ऊपर, और पिट्यूटरी में हमने एंटीरियर देख लिया और पोस्टीरियर देख लिया। हमने अब इसके ऊपर हमने देखे थे, एक बार हमने थायराइड ग्लैंड को भी, उसके डायग्राम को भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये ग्रंथि कहाँ पे हमारे गले में स्थित है, ये ग्रंथि हमारे गले में स्थित है और यहीं पे हमारा पैराथायराइड ग्लैंड भी है। ये 3 हॉर्मोन्स रिलीज करता है, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। ये TRH हमारा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन हमारा हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा और ये TSH हमारा रिलीज होगा पिट्यूटरी से। ये यहाँ से जब रिलीजिंग हार्मोन का संदेश पिट्यूटरी पे पहुंचा तो पिट्यूटरी ने TSH रिलीज किया, जो संदेश दे रहा है थायराइड को कि अब तुम अपने तीनों हार्मोन्स को रिलीज कर सकते हो। वहां से पहले तो हाइपोथैलेमस ने रिलीजिंग हार्मोन को दिया हमें TRH को, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन का निर्देश दिया पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी ने यहाँ से किसको दिया, थायराइड वाली ग्रंथि को कहा TSH के संदेश के जो माध्यम से, क्योंकि ये कोई बोल तो सकते नहीं, तो कोई हमारे इस तरीके के हार्मोन होते हैं जो संदेश वाहक की तरह उस ऑर्गन पे जाते हैं कि भाई अब आपको ये वाले अपने हार्मोन्स जो है ना, अब आपको एक्टिव हो जाना है, आपका कार्य अब शुरू हो गया। तो वो किस माध्यम से पिट्यूटरी कहेगा, उसने उसको TSH भेज दिया। TSH हम मान सकते हैं कोई इस तरीके का संदेश था जो थायराइड को गया कि अब तुम अपने कार्य को शुरू करो और अपने हार्मोन्स को रिलीज करो। ये हमने हार्मोन्स के कुछ अपने देख लिए कार्य। क्या हो सकता है इनका, बड़े होने से क्या हो सकता है, इनके कम होने से क्या हो सकता है। उम्मीद करती हूँ चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी।